हेलो स्टूडेंट्स, मैं त्यागी सर तथा आप देख रहे हैं त्यागी कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम फिजिक्स एनसीईआरटी क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है, जब कांच की एक छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इस प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण के नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है, अर्थात तालमेल रखता है। तो स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चंस में बताया गया कि जब हम कांच की छड़ को किसी रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो इन दोनों पर ही आवेश आ जाता है, और अगर हम इन वस्तुओं के अलावा अन्य युग्म लेकर के चलें वस्तुओं के, तब भी यही परीक्षण किया जाता है, अर्थात यही ऑब्जर्वेशन हमें प्राप्त होती है। हमें यहाँ ये बताना है कि ये जो परीक्षण है इसमें आवेश संरक्षण का नियम किस तरीके से सामंजस्य रखता है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें पहले आवेश संरक्षण नियम को बारे में पता होना चाहिए। यह चैप्टर की स्टार्टिंग में क्लियर किया गया है। यहाँ पर आवेश संरक्षण का तात्पर्य होगा कि कांच व रेशम को रगड़ने से पहले और रगड़ने के बाद आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अतः स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि रगड़ने से पहले कांच की छड़ व रेशम के टुकड़े पर कुल आवेश 0 था, परंतु जब हमने इन दोनों को रगड़ा तो कांच की छड़ धन आवेशित हो गई। क्योंकि स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं कि जब हम कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर रेशम के टुकड़े पर पहुंचते हैं, जिससे कांच की छड़ धन आवेशित हो जाती है और रेशम का टुकड़ा उतना ही ऋण आवेशित हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम ये पाते हैं कि इस समय कांच की छड़ व रेशम के टुकड़े पर जो टोटल आवेश है, रिजल्टेंट यानी परिणामी आवेश है, वो 0 होगा, क्योंकि जितना कांच की छड़ पर धन आवेश आया उतना ही रेशम के टुकड़े पर ऋण आवेश आया। अतः इनका परिणामी 0 बना, क्योंकि इन दोनों आवेशों ने एक दूसरे को निरस्त अर्थात कैंसिल कर दिया। तो स्टूडेंट्स, हमने पाया कि कांच की छड़ व रेशम के टुकड़े को रगड़ने से पहले आवेश 0 था और इन्हें रगड़ने के बाद भी जो नेट आवेश है वो 0 ही है। अतः ये परीक्षण आवेश संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 2 पार्ट दिए हैं, जिसमें से ए पार्ट है, किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम थ्योरी में कवर कर चुके हैं। यहाँ पर इतना बताना ही पर्याप्त होगा कि जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो वह केवल पूर्णांक संख्याओं में ही पॉसिबल होता है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को स्मॉल ई से प्रदर्शित किया जाता है। अतः जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा तो वह स्मॉल ई की पूर्ण गुणित मात्राओं में ही पॉसिबल होगा, जैसे E, 2E, 3E, 4E, डैश डैश डैश। स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन के बी पार्ट पर आते हैं। स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेश से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हमसे पूछा गया है कि जब हम बड़े पैमाने पर विद्युत आवेश से व्यवहार करते हैं तो हम क्वांटीकरण, जो कि अभी ये पार्ट में बताया गया, उसको इग्नोर कर सकते हैं, अर्थात उसकी उपेक्षा कर सकते हैं। ये कैसे की जा सकती है? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा कि किसी आवेशित वस्तु का आवेश बहुत अधिक अगर है, और इलेक्ट्रॉन के आवेश के बारे में स्टूडेंट्स हम जानते ही हैं कि वह सबसे कम होता है, क्योंकि जितने भी
आवेशित कण अभी तक ज्ञात हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का आवेश सबसे कम होता है। अतः जब इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं या हटाए जाते हैं तो वस्तु का जो कुल आवेश है उसकी अपेक्षा ये जो दिया गया आवेश है इलेक्ट्रॉन्स का या हटाया गया है ये इतना कम होता है कि हमें आवेश लगातार परिवर्तित होता प्रतीत होता है, न कि वो विविक्त रूप में। अतः हम आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा प्रतीत होती है। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3×10⁻⁷ कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। ए पार्ट में हमसे पूछा गया है कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात कीजिए, और बी पार्ट में पूछा गया है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी हुआ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं तो जो आवेश हमें दिया हुआ है पॉलीथीन के टुकड़े पर 3×10⁻⁷ कूलाम, उसे हम नोट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इस आवेश की प्रकृति भी हमें दी हुई है जो कि ऋणात्मक बताई है। स्टूडेंट्स, इस प्रकृति से हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वह पॉलीथीन के टुकड़े को प्राप्त हुए हैं। अर्थात जब ऊन से पॉलीथीन को रगड़ा है तो ऊन से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर पॉलीथीन के टुकड़े पर गए हैं, क्योंकि पॉलीथीन का टुकड़ा ऋण आवेशित है। अब हम ज्ञात करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ऊन से निकलकर पॉलीथीन में गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर जो स्थानांतरित हुए हैं उनकी संख्या अगर n है तो हम Q = any फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और यहाँ से n को कैलकुलेट करने के लिए n = Q/E की फॉर्म लेते हैं। अब इसमें Q के स्थान पर जो आवेश हमें दिया गया है उसे हम नोट करते हैं, और E के स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम से नोट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इन्हें सोल्व करने के बाद n = आता है 1.875 × 10⁻12। तो स्टूडेंट्स, हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर स्थानांतरित हुए उनकी संख्या 1.875 × 10⁻12 है। स्टूडेंट्स, अब हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में हमसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन्स जब ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर गए तो क्या द्रव्यमान भी ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर स्थानांतरित हुआ। संहति का तात्पर्य यहाँ पर द्रव्यमान से है। तो स्टूडेंट्स, इसका जवाब होगा कि हाँ, ऊन से इलेक्ट्रॉन्स पॉलीथीन के टुकड़े पर स्थानांतरित होने के कारण ऊन से पॉलीथीन पर द्रव्यमान भी हस्तांतरित हुआ। स्टूडेंट्स, अब हम इस हस्तांतरित द्रव्यमान को कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम एक इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान लेते हैं जिसे हम me से प्रदर्शित कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg होता है। इस एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या से गुणा कर लेते हैं जो अभी हमने कैलकुलेट की है। तो स्टूडेंट्स, गुणा कर लेने पर यह 1.71 × 10⁻18 kg आता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमें हस्तांतरित द्रव्यमान प्राप्त हो गया है। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻7 कूलाम तथा 3 × 10⁻7 कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स वैल्यू को नोट करेंगे। वायु में दो छोटे आवेशित गोलों को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो इसमें वायु में रखे होने के कारण k = 1 हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर की दूरी का अर्थ है r = 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसे हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये 30 × 10⁻2 या फिर 0.30 बन जाएगा। इसके बाद हम आवेश Q = 2 × 10⁻7 कूलाम नोट करेंगे। इस आवेश को हम Q1 = नोट कर लेंगे, क्योंकि दूसरा आवेश हमें दिया हुआ है तो हम इसे Q2 = 3 × 10⁻7 कूलाम नोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि दो आवेशित गोले हमें दिए हैं और उनके बीच बल हमसे पूछा गया है, तो स्पष्ट है कि इन दोनों के बीच लगने वाला बल कूलाम के नियम से ज्ञात होगा। तो अब हम कूलाम के नियम से प्राप्त विद्युत बल के लिए फॉर्मूला F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² नोट करते हैं। इस फॉर्मूले में जो वैल्यूज हमने अभी नोट की Q1 Q2 व R की, वो रख लेते हैं।
तो स्टूडेंट्स इसे कैलकुलेट कर लेने के बाद हम 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन्स पाते हैं। तो हमारे पास दोनों आवेशित गोलों के बीच जो बल लगा F इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन का होगा। स्टूडेंट्स दोनों के दोनों आवेशित गोलों पर सजातीय आवेश था, इस कारण इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल है यह प्रतिकर्षण का होगा। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर -8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो ए पार्ट में हमसे पूछा गया है कि दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है। बी पार्ट में पूछा गया है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें 0.4 माइक्रोकूलम आवेश का एक छोटा गोला दिया हुआ है, इसे हम Q1 इक्वल टू नोट कर लेते हैं 0.4 माइक्रोकूलम और उसका माइक्रो हटा करके 0.4 कूलम बना लेते हैं। इसके बाद हमें फोर्स F की वैल्यू दी हुई है 0.2 न्यूटन, उसे हम F इक्वल टू 0.2 न्यूटन नोट कर लेते हैं। इसके बाद हमें दूसरे गोले पे जो आवेश दिया हुआ है उसे हम Q2 इक्वल टू नोट करते हैं 8 माइक्रोकूलम और माइक्रो हटा करके 10⁻⁶ लिख करके हम Q2 इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁶ कूलम पाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस इस आवेश पर आवेश की प्रकृति को दिखा रहा है। अब हम ए पार्ट सोल्व करने के लिए दोनों गोलों के बीच की दूरी हमसे पूछी गई है, हम कूलम के नियम का प्रयोग करते हैं। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय r² लगाते हैं और यहाँ से r² को ऊपर लाते हैं F के स्थान पर और F को नीचे r² के स्थान पर ले आते हैं। तो यहाँ से अब हम r² को कैलकुलेट करेंगे। जो वैल्यूज हमने नोट की Q1 Q2 व F की उन्हें हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं और स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर ये 144 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर आता है। तो स्टूडेंट्स ये r² इक्वल टू आया है। जब हम r इक्वल टू निकालेंगे तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा और 144 का अंडर रूट 12 आएगा, 144 का अंडर रूट 12 आएगा और जब हम 10⁻⁻4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो पावर हाफ हो जाती है, तो वो 10⁻2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हमने r इक्वल टू 12 इंटू 10⁻2 मीटर प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर 10⁻2 को अगर हम छोड़ दें तो यह मीटर से सेंटीमीटर में चेंज हो जाता है, अतः r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। स्टूडेंट्स अब हम बी पार्ट सोल्व करेंगे। इसमें हमसे पूछा गया है कि जो दूसरा गोला है उस पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो स्टूडेंट्स चूंकि दोनों गोलों पर विपरीत प्रकार के आवेश थे, जैसे कि हमने देखा एक गोले पर प्लस आवेश है और दूसरे पर माइनस आवेश है, तो विजातीय आवेश होने के कारण जो दूसरा गोला है उस पर पहले गोले के कारण 0.2 न्यूटन का आकर्षण बल लगेगा। स्टूडेंट्स बल तो हमें पहले ही क्वेश्चन में दे दिया गया था 0.2 न्यूटन का, हमें यहाँ ये केवल बताना है कि ये बल आकर्षण का होगा कि प्रतिकर्षण का। चूंकि दोनों गोलों पर विपरीत आवेश है अतः जो 0.2 न्यूटन का बल है वो आकर्षण का बल होगा। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 4 बिंदु आवेश Q इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, Q इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम, QC इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम तथा QD इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम दिया है और ये सभी चारों आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग के शीर्षों पर स्थित बताए गए हैं और वर्ग के केंद्र पर एक आवेश और रखा है जिसका परिमाण 1 माइक्रोकूलम है। उस पर लगने वाला बल हमसे कैलकुलेट करवाया गया है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए सबसे पहले हम फिगर तैयार करते हैं। इसके लिए पहले हम एक वर्ग बनाते हैं। इसके 4 कॉर्नर अर्थात 4 शीर्ष हैं जिन्हें हम A, B, C, D नाम दे देते हैं। उसके बाद जो दिए गए आवेश हैं QA इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, उसे हम A बिंदु पर रख देते हैं। ऐसे ही B बिंदु पर हम दिया गया QB आवेश -5 माइक्रोकूलम, C बिंदु पर दिया गया आवेश QC इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम तथा D बिंदु पर दिया गया आवेश QD इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम रख देते हैं। स्टूडेंट्स वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर दी है तो हम उसको फिगर में शो कर देते हैं 10 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर इसमें होगी। स्टूडेंट्स इसके बाद हम वर्ग के विकर्ण खींचते हैं। जिस बिंदु पर वे काटते हैं वह प्रतिच्छेद बिंदु वर्ग का केंद्र होगा। इस केंद्र O पर 1 माइक्रोकूलम का एक आवेश रखते हैं। इस
केंद्र पर रखे आवेश पर ही हमें परिणामी विद्युत बल ज्ञात करना है, जो ए, बी, सी व डी पर रखे आवेशों के कारण होगा। स्टूडेंट्स, जब हम ए पर रखे आवेश के कारण ओ पर रखे आवेश पर लगने वाले बल को कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमें बल की दिशा देखनी होगी। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि प्लस आवेश के कारण अगर किसी दूसरे बिंदु पर रखे प्लस आवेश पर लगने वाले बल की दिशा देखते हैं तो चूंकि दोनों बल सजातीय हो गए हैं तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा। अतः प्लस आवेश के कारण ओ पर जो बल लगेगा उसकी दिशा इस 2 माइक्रोकूलम के बल से हटकर होगी। अतः वह दिशा ओ से सी की ओर हमने दिखाई है। एफ ए की दिशा ओ से सी की ओर है। लेकिन स्टूडेंट, जब बी पर रखे आवेश -5 माइक्रोकूलम के कारण हम ओ पर रखे आवेश 1 माइक्रोकूलम पर विद्युत बल की दिशा ज्ञात करेंगे तो चूंकि दोनों बल अब विपरीत प्रकृति के हो गए हैं तो इनमें आकर्षण का बल लगेगा। तो अब 1 माइक्रोकूलम पर जो बल लगेगा उसकी दिशा बी की ओर होगी। अतः एफ बी की जो डायरेक्शन है हमने उसे बी को दिखाई है। स्टूडेंट्स, सी पर रखे आवेश के कारण जब ओ पर रखे आवेश पर विद्युत बल की दिशा हम ज्ञात करेंगे तो चूंकि अब दोनों आवेश समान प्रकृति के हो गए हैं तो अब ये बल प्रतिकर्षण का लगेगा। तो ओ पर जो बल की दिशा होगी 2 माइक्रोकूलम के कारण अर्थात सी पर रखे आवेश के कारण वह ओ ए दिशा में होगी जिसे हमने एफ सी से प्रदर्शित किया है। स्टूडेंट्स, डी पर माइनस प्रकृति का आवेश है तो ओ पर जो बल लगेगा उसकी जो दिशा होगी वह ओ से हटकर ओ से डी की ओर होगी, क्योंकि इस स्थिति में जो बल लगेगा वह आकर्षण का होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने बलों की दिशाएं फिगर में प्रदर्शित कर दी है। एफ ए की भी दिखा दी है, एफ बी दिखा दिया है, एफ सी और एफ डी दिखा दिया है। स्टूडेंट्स, हम ये देख रहे हैं कि एफ ए और एफ सी एक दूसरे के बराबर परंतु विपरीत है। अतः हम एफ ए इक्वल टू माइनस एफ सी लिख सकते हैं। ऐसे ही हम देख रहे हैं कि एफ बी इक्वल टू एफ डी परंतु विपरीत हैं। अतः हम एफ बी इक्वल टू माइनस एफ डी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम ओ पर के 1 माइक्रोकूलम के आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करेंगे तो हम पाएंगे कि यह बल एफ इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी से प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, इसमें हम एफ इक्वल टू माइनस एफ सी जब रखते हैं तो माइनस एफ सी से एफ सी कैंसिल हो जाता है और जो एफ बी इक्वल टू में यहाँ पर माइनस का एफ डी रखते हैं तो माइनस एफ बी से एफ डी कैंसिल हो जाता है। इस प्रकार परिणामी बल एफ इक्वल टू 0 आता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने पाया कि वर्ग के चारों कोनों पर जो आवेश रखे थे उनके कारण केंद्र पर जो 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा था उस पर लगने वाला परिणामी बल एफ इक्वल टू 0 प्राप्त हुआ। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। इस क्वेश्चन के ए पार्ट में हमसे पूछा गया है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात लगातार खिंचा हुआ एक वक्र होती है, अर्थात क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती, क्यों? तो स्टूडेंट्स, इसका जवाब होगा कि किसी विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखा का टूटना उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति को दर्शाता है। इसमें सीधी सी बात है, अगर विद्युत क्षेत्र रेखा बीच में टूट गई है अर्थात बीच में हमें विद्युत क्षेत्र रेखा दिखाई नहीं दे रही है तो वो उस बात को प्रदर्शित करेगा कि उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की एब्सेंट है, विद्युत क्षेत्र उपस्थित ही नहीं है। और सतत वक्र रेखा यह प्रदर्शित करती है कि प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, अतः रेखा सतत वक्र ही होती है। स्टूडेंट्स, हमसे बी पार्ट में पूछा गया है कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम थ्योरी में कवर कर चुके हैं। विद्युत बल रेखाओं के गुणों में हमने पढ़ा था कि कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, क्योंकि यदि वे काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी जो एक ही बिंदु पर विद्युत बल की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो कि संभव नहीं है। अतः स्टूडेंट, कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती।